क्लास 9th के कॉन्सेप्ट्स को हो सकता है ढंग से नहीं समझ पाए होंगे और वो उस डर की वजह से टेंशन में है कि क्या हमारी क्लास 10 भी खराब होगी। तो आपको सबसे पहले खुद के साथ बैठना है, एक पेज लेकर, और लिखना है कि मैंने क्या गलतियां करी क्लास 9th में। मैंने बैकलॉग्स क्रिएट करी, मैंने प्रोक्रेस्टिनेशन करी, मैं बहुत डिस्ट्रैक्टेड था, मैंने डेली पढ़ाई नहीं करी, या मैंने कौन से पर्टिकुलर सब्जेक्ट में क्या मिस्टेक्स करी। हाय, हेलो, हाय, नमस्ते, क्या हाल चाल। आई होप आप सभी बहुत अच्छे होंगे बेटा। मेरा नाम है समृद्धि एंड वेलकम टू क्लास 10। मैम आपको कैसे पता? अरे यार, इस वीडियो तक पहुंच गए, दैट मीन्स फाइनली क्लास 10th में आ गए हो। मैम हमें पता है कैसे पहुंचे हैं क्लास 10th में। 9th में जो मैम हमारे आंसू निकले हैं ना मैम, जो रोना आया है हमें आखिरी में, हमसे पूछो मैम। आई कैन अंडरस्टैंड एंड आई कैन रिलेट टू इट, बट अब कुछ बातें बोलूंगी, ध्यान से सुनना। सबसे पहले क्लास 9th के ट्रॉमा को छोड़ दो। क्लास 9th में बहुत सारे, आई नो, बहुत सारे बच्चे हैं जो पूरा साल कोप अप नहीं कर पाए होंगे। क्लास 9th के कॉन्सेप्ट्स को हो सकता है ढंग से नहीं समझ पाए होंगे। बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं जिनको किसी पर्टिकुलर सब्जेक्ट में कहीं ना कहीं दिक्कत आई होगी और वो उस डर की वजह से क्या है, स्ट्रेस्ड हैं, टेंशन में है कि क्या हमारी क्लास 10 भी खराब होगी। तो आंसर है नहीं होगी भाई तुम्हारी क्लास 10 खराब। अगर तुम खुद को ये प्रॉमिस करते हो कि जो गलतियां मैंने क्लास 9th में करी वो गलतियां मैं क्लास 10 में नहीं करूंगा, तो तुम्हारी क्लास 10 बच जाएगी यार, है ना। तो आपको सबसे पहले खुद के साथ बैठना है, एक पेज लेकर, और लिखना है कि मैंने क्या गलतियां करी क्लास 9th में। मैंने बैकलॉग्स क्रिएट करी, मैंने प्रोक्रेस्टिनेशन करी, मैं बहुत डिस्ट्रैक्टेड था, मैंने डेली पढ़ाई नहीं करी, या मैंने कौन से पर्टिकुलर सब्जेक्ट में क्या मिस्टेक्स करी। आपको सबसे पहले क्या करना है बेटा, उनको नोट डाउन करना है और आपको नीचे लिखना है अब मैं 10th में ये गलतियां नहीं करूंगा या नहीं करूंगी। ठीक है, बस इतना कर देना, और बस क्या, उन गलतियों को सुधारना है पूरा साल। ठीक है, तो क्या करने वाली हैं आज बेटा इस सेशन में, इस वीडियो में मैं आपके साथ ये डिस्कस करूंगी कि व्हेन इट कम्स टू क्लास 10th बोर्ड एग्जाम्स, तो बोर्ड एग्जाम्स है, प्रिपरेशन करनी है, कोई प्लान, कोई स्ट्रैटेजी हमारे पास है या नहीं है? बिल्कुल है यार। सो क्लास 10th बोर्ड क्लास है, आपका बोर्ड का पेपर होगा बेटा 100 मार्क्स का। बट मैम पेपर 100, हाँ 100 मार्क्स का, राइट। आपका जो लिखने वाला पेपर है बेटा वो 80 मार्क्स का होता है। लिखने वाला पेपर बेटा जो होगा वो 80 मार्क्स का होगा, बट उसके अलावा 20 मार्क्स आपके इंटरनल असेसमेंट के भी होते हैं। इंटरनल असेसमेंट में क्या आ जाता है? इंटरनल असेसमेंट में बेटा आपकी जो प्रैक्टिकल्स हैं, प्रैक्टिकल फाइल्स का सबमिशन है, स्कूल प्रोजेक्ट्स हो गए आपके, है ना, आपके समर ब्रेक के कुछ प्रोजेक्ट्स हो गए, उसके अलावा आपने नोटबुक कितने टाइम पे सबमिट करी, आपने टीचर को कितना दुखी किया, है ना। बहुत सारे बच्चे होते हैं उनको लगता है कि हम क्लास में मैम के साथ, सर के साथ बहस करेंगे, बहुत ही कूल हो लगेंगे, बहुत ही स्वैग हो जाएगा हमारा तो क्लास में। बट बेटा वो टीचर तुम्हारे इंटरनल असेसमेंट के मार्क्स काट देगा। काहे को पंगा लेना, प्यार से, मोहब्बत से हेलो हाय नमस्ते करके, टाटा बाय बाय करके निकल जाओ यार। ठीक है, तो तुम्हारे मार्क्स बच जाएंगे। तो प्लीज अपने टीचर से थोड़ा बना के रखना। ठीक है, चलो चापलूसी करने को नहीं बोल रही, मैं बोल रही हूँ बस बदतमीजी मत करना। ठीक है, तो ये बेटा क्या है आपका 80-20 का, इस तरीके से क्या है आपका, इसका क्या बोलते हैं ये डिवाइडेड है। ठीक है, अब बेटा इस 80 मार्क्स पे आ जाते हैं। यहाँ पे लिखा है कि फिजिक्स 25 मार्क्स की आने वाली है, केमिस्ट्री 25 मार्क्स की आने वाली है, बायोलॉजी आने वाली है 30 मार्क्स की। अब सबसे पहले बेटा आपके जो क्वेश्चन पेपर आएगा वहां पे कोई डिमार्केशन नहीं होगा, मतलब वहां पे कोई हेडिंग नहीं होगी कि फिजिक्स के सारे क्वेश्चन, बायो के सारे क्वेश्चन, केमिस्ट्री के सारे क्वेश्चन। आपका जो क्वेश्चन पेपर रहेगा वो साइंस का क्वेश्चन पेपर होगा, मिक्स रहेगा, कहीं पे फिजिक्स, कहीं पे बायो, कहीं पे केमिस्ट्री, कहीं पे केमिस्ट्री, कहीं पे फिजिक्स, कहीं पे बायो, ऐसे इस तरीके से क्या रहेंगे बेटा, रैंडम तरीके से क्या होंगे बेटा, क्वेश्चन होंगे। ये आपको सिर्फ इसलिए बताया जा रहा है तो आपको एक क्लैरिटी आ जाए कि भाई मुझे कौन सा सब्जेक्ट की कितनी वेटेज है, मुझे किस तरीके से प्रिपरेशन करनी है। इतनी बात समझ आ गई। अब ये सुंदर सी किताब है तुम्हारी, इस सुंदर सी किताब में क्या है बेटा, कुछ चैप्टर्स हैं। अब व्हेन इट कम्स टू फिजिक्स, ठीक है, अपना सिलेबस जान लेते हैं बेटा। व्हेन इट कम्स टू फिजिक्स, बायो से शुरू करते हैं, बायो की टीचर हूं ना मैं। ठीक है, तो व्हेन इट कम्स टू बायोलॉजी बेटा, बायोलॉजी में क्या है, बायोलॉजी की वेटेज क्या बताई, 30 मार्क्स बताई। अब बेटा लाइफ प्रोसेस, कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन, हाउ डू ऑर्गेनिज्म रिप्रोड्यूस एंड हेरिडिटी, ये 4 चैप्टर मिला के क्या हो जाते हैं बेटा, 25 मार्क्स के हो जाते हैं। एंड आर एनवायरमेंट जो है बेटा ये अकेला क्या है, 5 मार्क्स का है। ये बाकी 4 चैप्टर मिला के क्या हो गए बेटा, ये हो गए 25 मार्क्स के। क्लियर है? उसके अलावा केमिस्ट्री में बेटा क्या रहता है, केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन, एसिड बेसिस एंड सॉल्ट्स, मेटल्स एंड नॉन मेटल्स, कार्बन एंड इट्स कंपाउंड। ठीक है, इसके बाद एक और चैप्टर होता था बट वो डिलीट हो गया है। आई एम एम्फेसाइजिंग ऑन दिस, हो सकता है तुम्हारे पास पुराने एडिशन की किताब हो।
ठीक है। तो बेटा ये अपडेटेड सिलेबस है, अपडेटेड एनसीईआरटी अगर तुम्हारे पास नहीं है तो प्लीज भाई नोट कर लो, ये तुम्हारे 4 चैप्टर्स रहेंगे केमिस्ट्री के। इवन बेटा हेरिडिटी में भी आप देखोगे, अगर आपके पास पुरानी किताब है तो हेरिडिटी में पहले एवोल्यूशन भी होता था, बट वो पार्ट भी डिलीट हो गया है, ठीक है। वैसे ही बेटा फिजिक्स में आपका, ठीक है, केमिस्ट्री आपकी क्या रहेगी, 25 मार्क्स की रहेगी, फिजिक्स केमिस्ट्री 25 मार्क्स, ठीक है। तो लाइट में रिफ्लेक्शन, रिफ्रैक्शन, ह्यूमन आई एंड द कलरफुल वर्ल्ड, इलेक्ट्रिसिटी, मैग्नेटिक इफेक्ट्स ऑफ इलेक्ट्रिक करंट, ये क्या है आपके चैप्टर्स हैं। अगर आपको फिर भी कंफ्यूजन हो रही है कि मैम सिलेबस कहां से क्लियर होगा ये वो, तो भाई क्या है, ये सीबीएसई की वेबसाइट है। सीबीएसई की वेबसाइट पे एकेडमिक वाले पार्ट में आपको जाना है, करिकुलम यहाँ पे आपको क्या करना है, सेलेक्ट करना है। करिकुलम 2025-26, ये क्या है, 25 चल रहा है अभी, तुम पढ़ाई करोगे पूरा साल, अगले साल मार्च में, फरवरी मार्च में 2026 में तुम क्या करने वाले हो बेटा, अपने बोर्ड एग्जाम्स देने वाले हो, तो इसलिए 25-26 लिखा है, ठीक है। सेकेंडरी करिकुलम 9-10 में आपको जाना है, मेन सब्जेक्ट है आपका क्या, साइंस, ठीक है। तो यहाँ पे साइंस का पूरा बेटा यहाँ पे क्या है, सिलेबस खुल जाएगा। पहले ये 9th का आ रहा है, ठीक है, इसके बाद आपका 10th का जो है पूरा का पूरा यहाँ पे सिलेबस क्या है, ओपन हो जाएगा। ये देखो बेटा, ये सारी आपका क्लास 10th का एनुअल एग्जामिनेशन का 3 घंटे का आपका पेपर होगा, 80 मार्क्स है, ठीक है। केमिकल सब्सटेंसेस एंड नेचर एंड बिहेवियर 25 मार्क्स से केमिस्ट्री हो गया। वर्ल्ड ऑफ लिविंग बेटा ये 25 मार्क्स, जो मैंने 4 चैप्टर बताए आपके बायो के वो, ठीक है। नेचुरल फिनोमिना, इफेक्ट्स ऑफ करंट, ये दोनों यूनिट्स आपकी किसकी हैं, फिजिक्स की हैं, तो ये मिला के 25 हो गया। नेचुरल रिसोर्सेज बेटा आर एनवायरमेंट वाला जो चैप्टर बताया वो हो गया, मतलब मैं बता चुकी हूँ। इंटरनल असेसमेंट 20 मार्क्स, टोटल 80 मार्क्स, 100 का आपका क्या हो गया, पेपर हो गया, ठीक है। एक बार इस पीडीएफ को जरूर एक बार क्या कर लेना, डाउनलोड करके अच्छे से पढ़ लेना, रीड कर लेना, ठीक है। चलो बेटा, ठीक है। प्रेस्क्राइब्ड बुक भी बताता है सीबीएसई, ये भी बताता है कि आपको कहां से पढ़ना है। सीबीएसई कहता है यार तुम एनसीईआरटी फॉलो करो, ज्यादा से ज्यादा भाई तुम्हें क्या करना है, क्वेश्चन प्रैक्टिस करने हैं, ठीक है, तो एग्जाम्पलर ले लो। तो आई नो बेटा क्लास 10th में आने के बाद बहुत बच्चों को ये होता है कि अब तो हम बड़ी क्लास में आ गए हैं, ठीक है, और अभी हम इतने सब कुछ पढ़ने वाले हैं, हम तो हमें तो भाई रेफरेंस बुक लेनी पड़ेगी। बट भाई रेफरेंस बुक पे जाने से पहले तुम खुद से पूछना, क्या मेरी ये किताब अच्छे से हो गई है, क्या मैंने सब कुछ पढ़ लिया है, अच्छा जी, ये पढ़ने के बाद क्या मैंने एग्जाम्पलर कर लिए, तो फिर रेफरेंस बुक के बारे में सोचना, पहली चीज, ठीक है। तो बेटा सबसे पहले मैं आपको ये बताना चाहती हूँ कि पूरा साल प्लीज इधर से उधर भटकना नहीं है कि मैं इस किताब से भी पढ़ लूँ, उस किताब से भी पढ़ लूँ, यही भी देख लूँ, वो भी देख लूँ। इट्स ऑलवेज टू रीड 1 book 10 times इंस्टेड ऑफ रीडिंग 10 books, समझे। अरे वाह क्या इंग्लिश बोली, ठीक है। तो मेरा कहने का मतलब है भाई एक किताब को 10 बार पढ़ लो, वो बेटर है इंस्टेड के 10 किताब पढ़ रहे हो तुम, समझे क्या बोल रही हूँ। हाँ जी, तो डिस्ट्रैक्शन है बेटा, अलग अलग किताब पढ़ोगे डिस्ट्रैक्ट हो जाओगे। तो सबसे पहले बेटा एनसीईआरटी फॉलो करनी है, एनसीईआरटी फॉलो करनी है, और जो भी नोट्स आपको बनवाऊंगी मैं आपको वो फॉलो करने हैं, ठीक है। एनसीईआरटी और मेरे नोट्स के अलावा उससे बाहर कुछ नहीं आएगा, ये मेरा वादा है, ये मेरा प्रॉमिस है। तो तुम बिल्कुल स्ट्रेस मत लो, बिल्कुल टेंशन मत लो, सब सॉर्ट हो जाएगा। एनसीईआरटी अच्छे से कवर करो। एनसीईआरटी की ही बेटा क्या आती है, एग्जाम्पलर प्रॉब्लम आती है। एनसीईआरटी वाले ही बेटा क्या करते हैं, इस बुक को पब्लिश करते हैं। यहाँ पे क्या होता है बेटा, आपके चैप्टर वाइज कुछ क्वेश्चंस होते हैं और अच्छे क्वेश्चंस होते हैं, शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन, लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन, असर्शन एंड रीजन टाइप ऑफ क्वेश्चन, एमसीक्यू टाइप ऑफ क्वेश्चन, हर तरीके के क्वेश्चन यहाँ पे होते हैं, ठीक है। और पेपर में भी बेटा इससे क्वेश्चंस आ जाते हैं, इससे मिलते जुलते कुछ क्वेश्चंस आ जाते हैं जो एग्जाम्पलर में दिए होते हैं। इसके बाद भी आई डू अंडरस्टैंड मैम, रिवीजन हो गई, पीवाईक्यूज हो गए, है ना, कुछ अच्छे लेवल के क्वेश्चंस हो गए, तो वो कहाँ से करें, क्योंकि कई बार मैम हमें सॉल्यूशंस भी चाहिए होते हैं, राइट। तो यार मैंने क्या कहा, पहले ये करना है ना, पहले ये करना है, उसके बाद लग रहा है कि नहीं यार मेरे पास समय है, मैं कर सकता हूँ, और मुझे अंदर से इच्छा है कि हाँ भाई मुझे रेफरेंस बुक खरीदनी है, तो आई विल सजेस्ट बेटा ये किताब है, ठीक है। मैंने, रक्षक सर ने, सुनील सर ने मिलके ही बेटा ये किताब आप लोगों के लिए डिजाइन करी है। अच्छी बुक है, ठीक है, अच्छी बुक है, जेन्युइनली अच्छी बुक है, ठीक है। आप ये बुक क्या कर सकते हो, परचेज कर सकते हो। इसमें कॉन्सेप्ट्स भी दिए हुए हैं जिससे आपकी बहुत अच्छी रिविजन हो जाएगी विद द हेल्प ऑफ फ्लो चार्ट, टेबल्स एंड डायग्राम्स, माइंड मैप्स एंड बहुत सारे क्वेश्चंस दिए हुए हैं, हर टाइप के क्वेश्चंस दिए हुए हैं, वो भी आपके क्या होंगे, रिजॉल्व हो जाएंगे, ठीक है। एक बार ले लो एंड स्टिक टू इट, ठीक है। आखिरी मिनट में इधर से उधर भटकना नहीं है, क्योंकि आखिरी में बेटा आपको पीवाईक्यूज एंड सैंपल पेपर्स करने हैं, ठीक है। तो ज्यादा किताबों के चक्करों में नहीं पढ़ना पूरा साल, ठीक है। चलो अब पढ़ाई कैसे करनी है। भाई देखो, हम जब छोटे थे तो हम अपने माता पिता जी से सुनते थे, भाई
मेहनत करो, मेहनत करो, हार्ड वर्क करो, हार्ड वर्क करो, बट उनको कौन बताए हार्ड वर्क का जमाना गया। आजकल जमाना है किसका? आजकल है जमाना स्मार्ट वर्क एंड हार्ड वर्क का। ठीक है, आपके पास बेटा आजकल इतने सारे रिसोर्सेज अवेलेबल हैं, ठीक है, इंटरनेट की एक्सेसिबिलिटीज हैं, उनके ऊपर डिस्ट्रैक्ट होने की बजाय आपको पूरा साल ये कोशिश करना है कि मैं इन रिसोर्सेज का कैसे यूटिलाइजेशन करूं। ठीक है, पहली चीज आपको स्मार्ट वर्क करना है हार्ड वर्क के साथ, तभी जो है आप अपना गोल अचीव कर पाओगे। बट सबसे पहले आपको ये पता होना चाहिए कि मुझे अचीव क्या करना है। तो सबसे पहले आप क्या करेंगे, अपने लिए एक टारगेट सेट करेंगे। ठीक है, अपने लिए एक टारगेट सेट करेंगे। हो सकता है बेटा तुम क्लास 9th में 70% पे थे, तो तुम अपने लिए टारगेट क्या सेट करोगे कि मैं 90% लाऊंगा। हो सकता है कोई बच्चा 90% पे हो, तो अपने लिए क्या टारगेट सेट करेगा, मैं 95% से ऊपर लाऊंगा। राइट, तो मैं कौन होती हूँ तुम्हें ये बोलने वाली कि तुम 95% ही लाओ, उससे कम लाओगे तो तुम कुछ नहीं कर पाओगे। ऐसा नहीं है बेटा, सबको पता होता है कि हम कहाँ स्टैंड कर रहे हैं। ठीक है, तो सबसे पहले बेटा कम टू रियलिटी, फेस द रियलिटी एंड अपने लिए एक रियलिस्टिक गोल सेट करना है। और रियलिस्टिक गोल ऐसे सेट नहीं होगा सीधा बोर्ड एग्जाम। भाई तुम अपने गोल सेट ऐसे करो कि अभी मेरी क्लास 10 शुरू हुई है तो मैं पीरियोडिक टेस्ट में इतना परफॉर्म करना चाहता हूँ या चाहती हूँ। ठीक है, या मैं हाफ ईयरली में इतना परफॉर्म करना चाहता हूँ। राइट, तो बेटा अपने बड़े टारगेट को अचीव करने के लिए आपको पहले छोटे छोटे टारगेट सेट करने पड़ेंगे। ठीक है, और जैसा कि मैंने कहा टीचर्स की बात को सुनना है, उनको फॉलो करना है एंड एवरीथिंग इज गोइंग टू फॉल इन प्लेस। ठीक है, बट बिफोर आई टेल यू क्या करना है, पहले मैं ये बताना चाहती हूँ क्या नहीं करना है। अरे भाई बंद कर, बंद कर, क्या बंद कर, ये सब करना बंद कर। क्या नहीं करना है, ये नहीं करना। आपको बैकलॉग्स नहीं क्रिएट करने। ठीक है, जो लेक्चर हुआ जिस दिन हुआ उस दिन देखना है, आगे के लिए नहीं छोड़ना कुछ। ठीक है, एक्स्ट्रा बुक्स के चक्करों में नहीं पढ़ना कि बहुत सारी किताबें खरीद लूं और मैं बस हो जाए, नहीं, एक्स्ट्रा बुक्स के चक्करों में नहीं पढ़ना। ठीक है, इधर उधर से नोट्स कलेक्ट नहीं करने। भाई तू भी नोट्स दे दे, अच्छा लाइफ प्रोसेस यहाँ पे भी हो गया, तेरे स्कूल में भी हो गया, तू भी दे दे। तुमने यहाँ से पढ़ा, यहाँ भी दे दे। वो भैया के नोट्स दे दो, वो दीदी के नोट्स दे दो, मेरे बड़े भाई के नोट्स दे दो। ऐसे नहीं करना है, स्टिक टू योर ओन नोट्स। ठीक है, अपने नोट्स खुद बनाते हैं, बनाने चाहिए। ठीक है, चलो प्रोक्रेस्टिनेशन नहीं करना, टाल मटोल नहीं करना यार, शाम को कर लूंगा, कल कर लूंगा, परसों कर लूंगा, संडे को कर लूंगा, अगले महीने कर लूंगा, 31 फरवरी को कर लूंगा। होती नहीं है ना, वही अनरियलिस्टिक बातें। करना है तुम्हें ही करना है, तो तुम्हें करना है तो करना, करते क्यों नहीं। ठीक है, कर भाई, टाल मटोल नहीं करना पूरा साल। जो चीजें करनी है तुम्हें करनी है, तो तुम निकालो टाइम, तुम्हें करना पड़ेगा। डिस्ट्रैक्शंस भाई, नो डिस्ट्रैक्शंस प्लीज। इधर उधर की चीजों में टाइम वेस्ट करना बंद कर दो प्लीज। तुम्हें पता है तुम अपना सबसे ज्यादा टाइम कहाँ बर्बाद करते हो। ठीक है, ये क्या है, ये फोन है, ये फोन है। मैं भी बहुत टाइम बर्बाद करती हूँ इस फोन में, बट मैंने इस साल क्या सोचा है कि मैं अपना सोशल मीडिया कम चलाऊंगी। तो प्लीज तुम भी सोशल मीडिया कम चलाओ, गेम्स कम खेलो, इधर उधर की फालतू की वीडियो कम देखो। ठीक है, डिस्ट्रैक्ट नहीं होना है। और ये तो बहुत इंपॉर्टेंट है यार, जो भी आप पढ़ने वाले हो पूरा साल, उसका रट्टा नहीं मारना है, क्योंकि रट्टा मारोगे अप्रैल मई में, पेपर है अगले साल मार्च में, भूल जाओगे। तो रट्टा नहीं मारना है, चीजों को समझना है। यू हैव टू अंडरस्टैंड थिंग्स फ्रॉम बेसिक लेवल। ठीक है, चलो मैम ये तो आपने बता दिया क्या नहीं करना। क्या करना है, क्या करना है आपको, जैसे मैंने कहा बेटा आपको अपने लिए एक टाइम टेबल, एक टारगेट टेबल सेट करना है और फिर पूरा साल उसको फॉलो करना है। ठीक है, टाइम टेबल अक्सर मैं तो देखो फॉलो नहीं कर पाती। व्हाट आई डू इज आई सेट टारगेट फॉर मी। ठीक है, कि यार इस हफ्ते में मुझे ये करना है, तो अब चाहे मैं वो आखिरी दिन बैठ के करूं, चाहे पूरा हफ्ता थोड़ा थोड़ा करूं, फिर वो मेरी प्रॉब्लम है। बट आपको सीरियस होना पड़ेगा, आपको अपने लिए वीकली टारगेट्स, मंथली टारगेट सेट करने पड़ेंगे। मंथली टारगेट के यार मेरे को 3 चैप्टर पढ़ने हैं साइंस के, तो पढ़ने हैं इस महीने, मुझे कवर करने हैं 3 चैप्टर मैथमेटिक्स के, तो करने हैं। आपको अपने लिए टारगेट या फिर टाइम टेबल सेट करना पड़ेगा और फिर उसको फॉलो करना है। ठीक है, और उसको कंसिस्टेंटली फॉलो करना है। आपको क्या करना है बेटा, जो भी आप चैप्टर पढ़ते चलोगे आपको उसके प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस लगाने ही लगाने हैं। आखिरी में बेटा जब अपना दिसंबर जनवरी फरवरी वाला पार्ट रहेगा, महीना रहेगा, वहां पे आपको सैंपल पेपर्स करने हैं। रेगुलर रिविजन्स करते चलना है ओल्ड चैप्टर्स की, वो भी अपने खुद के नोट से। आप पूरी किताब उठा के 27 पेज का चैप्टर दोबारा नहीं पढ़ सकते, आपके नोट्स आपको हेल्प करेंगे चीजों को रिवाइज करने में। ठीक है, चलिए
आगे बढ़ते हैं। अब आ जाते हैं भाई स्ट्रैटेजी, रोड मैप क्या होना चाहिए। देखो बेटा, अब आप देखो, वी आर इन द मंथ ऑफ अप्रैल, ठीक है। आप कोशिश करो, ठीक है, कोशिश करो कि अक्टूबर तक आपको क्या करना है, अपना सिलेबस पूरा करना है। व्हेन इट कम्स टू साइंस, टोटल 13 चैप्टर है बेटा, 2 चैप्टर भी अगर एक महीने में कवर करोगे तो तुम्हारा बहुत प्यार से अक्टूबर तक क्या है, सिलेबस खत्म हो जाएगा। बहुत मुश्किल नहीं है, बहुत ही रियलिस्टिक अप्रोच है, बहुत ही रियलिस्टिक गोल है, ठीक है। अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, ठीक है। तो क्या है बेटा यार, तुम्हें क्या 6-7 महीने कम पड़ रहे हैं क्या यार? महीने में 2 चैप्टर नहीं कर पाओगे? 2 चैप्टर नहीं कर पाओगे क्या महीने में? कैसी बात कर रहे हो? बहुत इजीली कर सकते हो, ठीक है। तो साइंस में बेटा अक्टूबर तक हमें क्या करने हैं, सारे चैप्टर्स कवर करने हैं, पढ़ने हैं। हम बाकी के महीने क्या करेंगे, बाकी के महीने हम करेंगे बेटा क्वेश्चन प्रैक्टिस, ठीक है। बाकी के टाइम पे हम करने वाले हैं PYQs, ठीक है। बाकी के टाइम पे हम करेंगे PYQs, या फिर जो बाकी क्वेश्चंस रहते हैं हम वो करेंगे। जनवरी एंड फरवरी का टाइम बेटा हम करने वाले हैं ढेर सारे सैंपल पेपर, ठीक है। CBSE सैंपल पेपर देती है, बल्कि फरवरी को तो गिनो ही मत यार, फरवरी को तो गिनो ही मत, क्योंकि इस बार 15 फरवरी से एग्जाम स्टार्ट हो गए थे। तो तुम्हारी डेट शीट आएगी, तुम्हें भी पता चल जाएगा। तो फरवरी के मंथ को तो काउंट ही मत करो यार, ठीक है। तो PYQs और रिविजन करने वाले हैं हम इन द मंथ ऑफ नवंबर, दिसंबर एंड जनवरी। तो ढेर सारी रिवीजन, ढेर सारे PYQs एंड सैंपल पेपर का टाइम रहेगा बेटा हमारा ये आखिरी का। ये बात समझ आ गई, ठीक है। तो सिलेबस कंप्लीशन बेटा आपका अक्टूबर, मैक्स टू मैक्स नवंबर तक आपका सिलेबस पूरा हो जाना चाहिए। रिवीजन होनी चाहिए आखिरी में दबा के बढ़िया तरीके से। रिवीजन इज वेरी इंपॉर्टेंट। रट्टा मारोगे तो दिक्कत आएगी, समझना है, और जब समझोगे रिवाइज करोगे तो चीजें रिकॉल हो जाएंगी, कोई दिक्कत नहीं होगी। सैंपल पेपर PYQs करने ही करने हैं। और जैसे कि मैंने कहा आखिरी का जो समय रहेगा बेटा, ठीक है, मैं दोबारा बता दूंगी स्ट्रैटेजी उस टाइम पे सैंपल पेपर वगैरह कैसे करने चाहिए, बट दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। चलिए बेटा, क्या क्या अप्रोच रखना है हमें पूरा साल हमारा अप्रोच ये होना चाहिए कि हमें बेसिक से कवर करना है सब कुछ। ये नहीं कि मैम बस ये बता दो, ये टॉपिक आता है ना मैम पेपर में, बस ये पढ़ेंगे, नहीं यार। ग्रास लेवल से, रूट लेवल से क्या है बेटा, बेसिक लेवल से चीजों को पढ़ते हुए चलोगे तो आखिर तक चीजें रिटेन होंगी। बेसिक्स को अंडरस्टैंड करते हुए चलना है, ठीक है। आपको इफेक्टिव रीडिंग टेक्निक्स को क्या करना है, फॉलो करना है। इसका मतलब ये कि यार कहीं पे कोई भी ऐसा टर्म आता है जो समझ नहीं आया तो उसका मतलब वहीं के वहीं लिख लो। एग्जाम्पल्स को अंडरलाइन करके चलो, डेफिनेशंस को अंडरलाइन करके चलो, ठीक है। डेफिनेशंस अब CBSE नहीं पूछता है, बहुत ही रेयर चांस है, कम चांस है, ठीक है, बट फिर भी हमें आना चाहिए सब कुछ, हम कुछ भी स्किप नहीं कर सकते, ठीक है। नोट्स आपको खुद बनाने हैं यार, वेरी इंपॉर्टेंट। मैं आपको क्लास में नोट्स बनवाने वाली हूँ, ठीक है। आप उन नोट्स को बनाओ, अपने हाथ से बनाओ, चीजें याद भी रहेंगी, ठीक है। NCERT एक्टिविटीज को भी आपको अच्छे से करना है। साइंस यार एक ऐसा सब्जेक्ट है जहाँ पे एक्टिविटीज बहुत इंपॉर्टेंट है। केमिस्ट्री हो गया, बायो हो गया यार, एक्टिविटी बेस्ड क्वेश्चन आते ही आते हैं, ठीक है। आपको ढेर सारे क्वेश्चन प्रैक्टिस करने हैं। NCERT के क्वेश्चन वेरी इंपॉर्टेंट, NCERT एग्जाम्पलर के क्वेश्चन वेरी इंपॉर्टेंट, PYQ इज वेरी इंपॉर्टेंट, सैंपल पेपर वेरी इंपॉर्टेंट। मैम आपने सब कुछ इंपॉर्टेंट बता दिया, सब कुछ इंपॉर्टेंट है, क्यों है अभी बताते हो, रुको, ठीक है। और आखिरी में आपको रिविजन करनी है। शॉर्ट नोट्स बना के हमें क्या है, हाथ से लिख के चीजों को रिकॉल करना है। इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल्स, डिफरेंस बिटवीन, डायग्राम्स, ये सब चीजें क्या है बेटा हमें आखिरी में अच्छे से रिवाइज करनी होंगी। अब मैं क्या बोल रही थी, हाँ मैं बोल रही थी क्वेश्चन प्रैक्टिस, ठीक है। क्वेश्चन प्रैक्टिस में इसलिए बोल रही थी क्योंकि बेटा इस साल जब हमने CBSE का पेपर देखा तो हमें चीज रियलाइज हुई कि CBSE अब डायरेक्ट क्वेश्चन नहीं देता है। मैथमेटिक्स के पेपर में बच्चों के साथ यही चीज हुई है, डायरेक्ट क्वेश्चन कम आते हैं अब, इवन इन साइंस ऑल्सो डायरेक्ट क्वेश्चंस नहीं आने वाले। तो आपको मेंटली, ठीक है, इतना प्रिपेयर्ड रहना है कि अगर मेरा कॉन्सेप्ट क्लियर है, अगर मुझे घुमा फिरा के क्वेश्चन पूछा जाएगा तो मैं कॉन्सेप्ट अप्लाई करके क्वेश्चन सॉल्व कर दूंगा या कर दूंगी। तो वो उसकी प्रैक्टिस कैसे होगी बेटा, उसकी प्रैक्टिस बार बार चैप्टर को रीड करके नहीं होगी, उसकी प्रैक्टिस होगी जब तुम क्वेश्चंस लगाओगे। जितना ज्यादा क्वेश्चंस लगाओगे उतना ज्यादा तुम्हारी प्रैक्टिस होगी, तुम्हारा दिमाग खुलेगा और जो कॉन्सेप्ट को, उस क्वेश्चन को अप्रोच करने का तरीका है वो तुम सीख जाओगे, और वो तुम तभी कर पाओगे जब तुम्हारा टाइमली सिलेबस कंप्लीट होगा। तो यार अपने लिए टारगेट सेट कर लो कि मुझे मैक्स टू मैक्स अक्टूबर या नवंबर, मिड नवंबर तक अपना कोर्स कंप्लीट करना है साइंस का, तभी तुम आखिरी में बेटा ये सब चीजें कर पाओगे। क्योंकि आई कैन अंडरस्टैंड एंड आई एम सेइंग दिस, क्योंकि मैं भी भाई एक स्टूडेंट थी तुम्हारी तरह, बच्चे को केवल साइंस नहीं पढ़नी है,
बच्चे को मैथमेटिक्स भी पढ़ना है, सोशल साइंस भी पढ़ना है, इंग्लिश भी पढ़ना है, हिंदी भी पढ़ना है, कंप्यूटर भी पढ़ना है, भाई कितना कुछ पढ़ना है, राइट? तो प्लीज अपना टाइमली सिलेबस खत्म करना है, जस्ट प्रॉमिस दिस टू योरसेल्फ, नहीं तो आखिरी में रिग्रेट होता है, ठीक है? चलिए बेटा, तो आई होप ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रहा होगा, थोड़ा मोटिवेटिंग रहा होगा। अब हम मिलेंगे किसी और वीडियो में। थैंक यू सो मच, बाय बाय।